अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुरिस डॉट पीके के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद हसन दाऊद जैदी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे चाइल्ड अडॉप्शन के हवाले से कि पाकिस्तान में चाइल्ड अडॉप्शन का क्या कानूनी तरीक़ाकार है और पाकिस्तानी लॉ के अंदर जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसकी क्या कानूनी हैसियत है और उसके कौन कौन से राइट्स हैं जो कानून ने उसको प्रोवाइड किए हैं। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट महविश मुहिब काका खेल। Advocate Mavish is a practicing advocate at Peshawar High Court and a senior partner at Kaka Khel Law Associates. So very warm welcome to you, madam, and thank you so much for joining us. You're most welcome. मैडम, Thank बात you for करेंगे हम having चाइल्ड me. अडॉप्शन के हवाले से। तो नाजरीन को ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर किसी को चाइल्ड अडॉप्ट करना है तो उसका क्या लीगल प्रोसीजर है और उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं अडॉप्शन की, तो पाकिस्तान में अडॉप्शन के हवाले से कोई कानून जो नहीं है। और जहाँ तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि कोई भी कानून जो कि अन इस्लामिक है और शरिया के मुताबिक नहीं है, उसको वो कानून नाफिज नहीं हो सकता पाकिस्तान में। और एडॉप्शन जो है वो इस्लाम में नहीं है। ठीक है, जैसे हम सूरह अहज़ाब में भी देखते हैं, वहां पर भी ये बताया गया है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जैद बिन हारिस को जैद बिन मोहम्मद का, उनके वालिद का नाम लगाया साथ में, तो उनको कुरान मजीद की आयतें आई और उनको बताया गया कि ये जैद बिन हारिस नहीं है, आप उनका नाम साथ में नहीं लगा सकते, आप इनके अपने वालिद का नाम लगाएंगे। तो चूंकि इस्लाम में अडॉप्शन अलाउड नहीं है, इसी तरीके से पाकिस्तान में भी इससे रिलेटेड हमारे पास कोई लॉ मौजूद नहीं है अडॉप्शन के हवाले से। लेकिन अगर कोई बच्चा अडॉप्ट करता है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जितने, स्पेशली नॉर्मली तो वर्बली भी काफी लोग अडॉप्शन करते हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे कम्युनिटीज में। लेकिन प्रॉपरली जैसे हमारे पास ऑर्फन बच्चे होते हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनकी जहाँ तक एडॉप्शन का आता है हमारे पास, जो ईदी सेंटर्स हैं, जो चिपा है हमारे पास, इस किस्म के और जो ऑर्फनेजेस हैं, वहां पे क्या प्रोसीजर होता है, तो हर एक ऑर्फनेज का, हर एक एजेंसी का एक अपना तरीक़ाकार होता है। अगर आप ईदी का देखें, तो उन्होंने तो फिलहाल एडॉप्शन बंद की हुई है। 10 to 15 ईयर्स के लिए उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने एडॉप्शन फिलहाल 10 to 15 ईयर्स के लिए बंद किया है। जहां तक चिपा की बात है, तो वो एडॉप्शन, अडॉप्ट वहाँ पे आप बच्चे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक लीगल प्रोसीजर होता है। ठीक है, वो क्या होता है? उसके लिए सबसे पहले तो आप वहाँ पे अप्लाई करोगे। इनकी एक एप्लीकेशन फॉर्म होती है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करोगे, इंटरनेट पे भी मौजूद है। उसको फिल करने के बाद आप वहाँ पे उसको सबमिट करते हैं। उस एप्लीकेशन में हस्बैंड और वाइफ के जितने भी उनके नेम, उनके फादर नेम, हस्बैंड नेम, जितनी भी क्वालिफिकेशंस होती हैं, वो सारी की सारी मेंशन होती हैं। फिर हर एक एजेंसी की अपनी रिक्वायरमेंट है। जैसे ईदी की अगर आप रिक्वायरमेंट्स देखें, तो वहाँ पे ये है कि अगर किसी के 10 to 15 ईयर्स हो गए हैं शादी के और वहाँ पे उनके बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है, तो वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पर अप्लाई करने के बाद उनके और थोड़ी-सी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप कंप्लीट करोगे। एक आप कपल की पिक्चर देनी होती है, अपनी सीएनआईसीज़ आपने देने होते हैं, और उस फॉर्म के ऊपर फिर वो अपना स्क्रूटनाइज़ करते हैं फॉर्म्स को, और आपको फिर बताते हैं कि आप यहाँ पर आओ, और क्या आप एलिजिबल हैं अडॉप्शन के लिए, नहीं। उनकी अपनी स्क्रूटनी के लिए कमेटी बैठी होती है। जब आप उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपका एक और प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप उस बच्चे के अडॉप्शन जी। की चीजें कंप्लीट हो गई, लेकिन एक ऑर्फन बच्चा जो है, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, वो भी उसका जो गार्डियन होता है, वो स्टेट होती है। स्टेट इंश्योर करेगा कि ये बच्चा दूसरे इस पेरेंट्स के पास जो जा रहा है, वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जब वो क्राइटेरिया क्लियर हो जाता है, उस इलाके के काउंसलर से, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर से वो चीज़ अप्रूव होती है। उसके बाद वो जाती है यूनियन काउंसिल में, वहाँ से वो उसके अप्रूव करते हैं। वहाँ से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो फुलफिल होती हैं। और फिर वहाँ से बर्थ कुछ केसेज़ में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट्स हर एजेंसी की डिफरेंट हैं। यस वहाँ मैम। से वो एक बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं, जिसमें पुराने जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है बच्चे की, वो वहाँ मेंशन्ड होती है। इसके बाद आप फाइल करते हैं गार्डियनशिप की पिटीशन। गार्डियनशिप करते हैं में, आप गार्डियनशिप पिटीशन फाइल करोगे,
तो वो आप डिक्लेरेटरी गार्डियनशिप की एक हमारे पास रूट होता है जो आप जमा करवाते हो। उधर आपने ये मेंशन करना होता है कि आप ये अडॉप्शन क्यों कर रहे हो, रीजंस आप मेंशन करते हैं। उन रीजंस के बेस पे कोर्ट डिसाइड करती है कि आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं कि नहीं। वो चीज होती है जब वो आपको डिग्री मिल जाती है कोर्ट की डिग्री मिलने के बाद आप क्या करते हैं कि आप जाके नादरा में वो डिग्री प्रोड्यूस करते हैं और उस बेस पे उस बच्चे का फॉर्म बे बनता है। लेकिन वहां पे आप कोई भी बच्चा, चाहे वो ऑर्फन है या वो उसके पेरेंट्स हैं और उसको अबंडन कर दिया गया है, कोई भी बच्चा, आप उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं बन सकते। आप उसको गार्डियन बिल्कुल बन सकते हैं एक बच्चे के, लेकिन आप उनके ये नहीं कर सकते कि आप उनके पेरेंट्स बन गए हो। बायोलॉजिकल पेरेंटेज जो है वो आपको नहीं दी जाती। आप वहां पे आपको फिर उनका एक नादरा का सर्टिफिकेट बनता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप बच्चे को बाहर ले जाना चाहते हो, जो फॉरेन कंट्रीज में लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे अडॉप्शन के लिए। तो उस बेस पे जब आपका नादरा का सीआरसी बनता है, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन जाता है, उसके बाद उस उन बेसिस पे आप जो है उस बच्चे का वीजा और उसका पासपोर्ट बनाते हैं। तो नॉर्मली ये हमारे पास एक लीगल प्रोसीजर होता है जो फॉलो किया जाता है। और नॉर्मली कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो एक डीड साइन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप देखो गार्डियनशिप एक्ट में अगर हम देखते हैं तो सेक्शन 10 के अंडर हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्म गिवन है। वो फॉर्म आपने पूरा का पूरा फिल करना है और उसके अंदर सारी की सारी रीजन मेंशन करनी है। आप एक बच्चे की गार्डियन बन रहे हो, कुछ केसेस में हमारे पास ऐसा भी होता है कि एक बच्चे की अगर फादर की डेथ हो गई है और उसके चचा उसके गार्डियन बन रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चा ऐसा भी होता है कि वो माइनर है। वो मेजोरिटी एक्ट के अंदर अगर हम उसके नजर में देखें तो वो 18 ईयर्स के नीचे आ रहा है, वो माइनर है। तो वहां पे आप उसकी प्रॉपर्टी के भी गार्डियन बन जाते हैं। तो उसके लिए आपको फिर एक सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी होती है कि मैं गार्डियन बन रहा हूँ इस बच्चे का। तो उस बच्चे का आप गार्डियन भी बनते हो और साथ साथ उसके प्रॉपर्टी की भी गार्डियन बनते हो अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ मेजोरिटी, दैट इज 18 ईयर्स। तो ये दो चीजें जो है यहाँ आ जाती हैं। और एज फार एज ऑर्फन्स आर कंसर्न, उनकी एक अलग प्रोसीजर होता है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। और इसके साथ साथ एजेंसी, इस एजेंसी से आप बच्चा अडॉप्ट करते हो, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ केसेस में मैं ये भी मेंशन करना चाहूँ कि कर दूं आपके लिए कि बाहर के लोग जो होते हैं मोस्टली, कभी कभी हमारे पास ऐसा भी होता है कि एक हमारे पास अगर पेरेंट वो पाकिस्तानी है तो दूसरा अगर यूएस नेशनल है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक I-600 के नाम से एक फॉर्म होता है जो इमिग्रेशन के वेबसाइट पे, ब्यूरो ऑफ सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पे मौजूद होती है। वो I-600 का फॉर्म जो है वो भी आप फिल करोगे। उसकी भी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, सारे की सारी requirements आपको वेबसाइट्स पर उनकी मिल जाती हैं। वो भी एजेंसी जब आपका, आप तो पहले तो वो फॉर्म फिल करते हो, साथ साथ एजेंसी में भी अप्लाई कर देते हो। वो एजेंसी आपका अप्रूव करती है, उसके ऊपर भी टाइम लगता है। आप 2 बार जाते हो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपकी अप्रूवल के लिए। फर्स्ट टाइम आप एप्लीकेशन फाइल करने जाते हो, सेकेंड टाइम जब आप जाते हो तो वीजा एप्लीकेशन के लिए जाते हो। और वीजा एप्लीकेशन आपको तब मिलता है जब आपकी I-600 फॉर्म अप्रूव हो जाए, आपकी एजेंसी से आपका जो एडॉप्शन फॉर्म है, जो एप्लीकेशन है, वो अप्रूव हो जाए। तो उसके बाद आप अप्रूवल के लिए, इमिग्रेशन के लिए और वीजा अप्रूवल के लिए दोबारा इमिग्रेशन ऑफिस जाते हैं। जी जी मैम। मैम जिस तरह आपने अ, बताया कि जी सही है। एक अडॉप्शन डीड जी बनती है, उसके बाद गार्डियनशिप वार्ड के तहत गार्डियन सर्टिफिकेट भी जी बन सकता है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अडॉप्शन हो गई, उसके बाद जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उसके जो हम्म पेरेंटल राइट्स हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं या वो कायम रहते हैं? हम्म। उसकी जो या जो देखिए अगर अडॉप्टेड एक बच्चा चाइल्ड है है और अगर उसके वो। अपने पेरेंट, जी जी मैम। जी सही है। आपका क्वेश्चन मैम मैं काइंडली ये चाह रहा रिपीट हूँ कर अगर दें। अडॉप्टेड चाइल्ड अपने रियल बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास वापसी जाना चाहता है तो उसके लिए कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है? देखिए आप किसी भी पेरेंट को बिल्कुल ही आप ये नहीं कर सकते हो कि आप टर्मिनेट कर दो पेरेंटल राइट, क्योंकि ये अन इस्लामिक है। ठीक है, आप एक बच्चे को बाउंड नहीं कर सकते हो। बट एज पर लॉ जैसे हमारे पास कानून मौजूद है, तो सेक्शन हमारे पास 10 में और सेक्शन 8 में हमारे पास ये चीजें मौजूद हैं कि किस तरीके से आप एडॉप्शन लोगे।
लेकिन अगर देखें, अगर एक लावारिस बच्ची की बात है, ऑर्फन बच्ची की बात है, तो वहां पे एक सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगर एक बच्ची के अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स मौजूद है और वो उनके पास वापस जाना चाहता है, तो देयर इज नो लॉ जो उनको स्टॉप कर सके कि वो ना जाए, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनएथिक है और ये अनएग्जीक्यूटेबल। क्योंकि मेरे पास जो गार्डियनशिप के केसेस आते हैं, उसमें मोस्टली मदर्स जो के डिवोर्स ले लेती हैं और वो ये क्लेम करती हैं, वो गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर लेती हैं, तो लेटर ऑन अगर आप देखो तो नेचुरल गार्डियन फादर होता है। तो एक केस ऐसा भी है, अगर आप देखें तो 2 साल की बच्ची थी जिसकी माँ ने गार्डियनशिप ली, कस्टडी ली, क्योंकि वो बाहर जाना चाह रही थी और वो बाहर गई। वहां पे वो स्टडी करने गई थी पीएचडी के लिए, लेकिन यहाँ अब आपने पिटीशन फाइल कर दी उसके खिलाफ कि मेरी बच्ची को वापस लाया जाए। तो उसके ऊपर कोर्ट ने तो उनको ये कहा कि ये इनकी क्योंकि गार्डियन है, नेचर बायोलॉजिकल पेरेंट है, तो मैं आपकी आवाज़ नाजरीन, हमारा राब्ता जो है वो महविद साहिबा से मुनक़िता हो गया। हम कोशिश करते हैं कि उनको वापसी दोबारा लें। नाजरीन, ये सेशन हमारा चाइल्ड अडॉप्शन के हवाले से था। इसमें हमने कोशिश की कि आप लोगों को हम चाइल्ड अडॉप्शन का जो लीगल प्रोसेस है वो हम बताएं, और जो कुछ लीगल इश्यूज हमें सामना करने होते हैं, लाइक इनहेरिटेंस की अगर हम बात कर लें, या हम बात करें राइट टू मेंटेनेंस की, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आया कि अडॉप्शन इस्लाम में जायज़ है या नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। हम मैडम को दोबारा वापसी लेने की कोशिश करते हैं, अगर वो हमें ज्वाइन कर पाते हैं या नहीं। हेलो। जी मैम। जी मैम, स्टार्ट करें। सॉरी। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये था कि अगर एक बच्चा जो है वो वापस अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहे तो वो किस तरीके से जा सकता है। जी मैम। जी राइट बिल्कुल, मैम। अगर जो जी सैयद। जी मैम, कंटिन्यू करें आप। अच्छा, देखिए हमारे पास ऑर्डर 7 हमारे पास मौजूद है, सेक्शन 7 है। उस सेक्शन 7 के तहत अगर हम गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट में वो बच्चा एप्लीकेशन करता है कि वो ये इसके साथ साथ एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उन्हें डिप्राइव नहीं किया जा सकता उनके राइट से। जो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है कि आप उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से उनको दूर करें, या वो एनी टाइम क्लेम कर सकते हैं अपने बच्चों की कस्टडी को। जी मैम, ये मेरा एक और सवाल ये है आपसे कि क्या एक जी नॉन मुस्लिम जो है वो एक मुस्लिम को अडॉप्ट कर सकते हैं? नॉन मुस्लिम पेरेंट्स क्या एक नहीं, मुस्लिम बेबी को अडॉप्ट कर नहीं, सकते हैं? ठीक है। नहीं जी। मैम, इधर एक इशू। मुस्लिम जो है वो मुस्लिम बेबी को ही अडॉप्ट करेगा और एक नॉन मुस्लिम जो है वो एक नॉन मुस्लिम को ही अडॉप्ट करता है। इन एजेंसीज के अगर आप किसी भी ऑर्फनेज का भी देख लें तो उनके फॉर्म्स भी ये मौजूद होता है कि अगर आप मुस्लिम हैं, सबसे पहले आपका रिलीजन देखा जाता है, क्योंकि वो आपके रिलीजन को और आपके कास्ट को चेंज नहीं करते। और जितनी भी ऑर्फनेजेस हैं जहाँ पे ये झूला की सर्विस जिन्होंने प्रोवाइड की हुई है, वहां पे भी बच्चों को मोस्टली कार्ड पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे का नाम भी ये एजेंसीज दे देते हैं, लेकिन उस पे सिर्फ ये जरूर लिखा होता है कि बच्चे का क्या है। तो वो चीज आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम ही अडॉप्ट करेगा।
जी मैम, मैम अडॉप्शन के अंदर कुछ हमें लीगल इश्यूज का सामना करना होता है, जिसमें हम अगर राइट टू इनहेरिटेंस की बात अगर हम करें तो उसमें बहुत ज़्यादा मसला आता है कि अडॉप्टेड चाइल्ड के इनहेरिटेंस के अंदर क्या क्या हकूक हैं। इसमें इशू इस वजह से आता है कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बे फॉर्म या CNIC के अंदर जो अडॉप्टेड पेरेंट्स होते हैं वो अपना बजट में अपना नाम लिखवा देते हैं उसके रियल बायोलॉजिकल पेरेंट्स के हवाले से। तो इस हवाले से हमारा जो कानून है वो क्या कहता है और उसके क्या क्या हकूक हैं अडॉप्टेड चाइल्ड्स के इन राइट टू प्रॉपर्टी या राइट ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। देखें, एज पर इस्लाम, क्योंकि हमारा जो कानून है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये साफ साफ बताता है कि हमारे मुल्क में, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, कि कोई भी कानून इस्लाम और शरिया को जो फॉलो नहीं करता वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वो कानून यहाँ नाफिज नहीं हो सकता। ठीक है। तो उस हवाले से जो अडॉप्टेड पेरेंट्स होते हैं, वो अगर हमारे पास CNIC वगैरह बनाते भी हैं, तो वो एडॉप्शन के हवाले से जो चीज आएगी, वहां पे वो उनका नाम एज अ गार्डियन आएगा। वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसके नहीं होते। ठीक है। जो अडॉप्ट चाहे वो ऑर्फनेज से भी कर रहे हो। और हमारा इस्लाम और कानून अडॉप्टेड चाइल्ड को इनहेरिटेंस का कोई भी जो है उनको राइट नहीं देता। वो उनको विल के थ्रू और गिफ्ट के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट भी कर सकते हैं, और विल के थ्रू 1/3 उनको दे सकते हैं। इससे ज्यादा अडॉप्टेड चाइल्ड को ना इस्लाम राइट देता है प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का, और ना ही हमारा कानून जो है वो राइट देता है इन बच्चों को। और ना ही मेंटेनेंस का भी, इनको मेंटेनेंस का भी इस हद तक होता है कि अगर आप उनको अडॉप्ट करते हो तो उनकी केयर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेंटेन उसको करेंगे, लेकिन इनहेरिटेंस जो है वो इनहेरिट नहीं कर सकते प्रॉपर्टी। मैम अगर CNIC के ऊपर किसी ने जो है अडॉप्टेड पेरेंट्स ने अपना नाम लिखवा दिया है तो एक डॉक्यूमेंट तो उनके पास है कि ये बच्चा हमारा अपना है। तो इस हवाले से अगर वो बच्चा जो है प्रॉपर्टी में क्लेम करता है तो अदालतें जो हैं वो क्या उसके बारे में फैसला करेंगी, देखिए क्योंकि उसमें तो CNIC अगर, पे। जी मैम। जब आप गार्डियनशिप की जब आप पिटीशन फाइल करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास जो एक रिस्पोंडेंट होता है वो है पब्लिक एट लार्ज। ठीक है। वो आपके पास न्यूज़पेपर में वो चीज प्रिंट होती है। तो अगर एक बच्चा अडॉप्टेड है, तो डेफिनेटली जितने भी उसके लीगल एयर्स होते हैं या जो और रिलेटिव्स होते हैं जिनका शेयर बनता है प्रॉपर्टी में, वो डेफिनेटली कोर्ट में आते हैं और क्लेम करते हैं। और उनका जो काउंटर क्लेम होता है, वो वहां पे अ, उन वो अपना डिफेंस देते हैं और ये बच्चा अपना डिफेंस देगा। फिर उसने प्रूव करना होता है कि ये उनका बच्चा है कि नहीं है, ये अडॉप्टेड है या ये उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड है। तो ये चीजें जो हैं, ये देखनी होती है कोर्ट के अंदर। अगर इस किस्म का केस आए तो आपके पास खामखा उसके अंदर पब्लिक एट लार्ज पार्टी होती है। और अगर जी वो मैम। कोई पिटीशन दायर करेगा भी, पिटीशन अगर वो प्रॉपर्टी में, जैसे अगर आप सक्सेशन के लिए भी पिटीशन दायर करेंगे, इन केस अगर उनके जो अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके अंदर भी पब्लिक एट लार्ज जो होती है वो पार्टी बनाई जाती है। तो उस केस में अगर उन्होंने म्यूटेशन ट्रांसफर कर दिया है प्रॉपर्टी उनके नाम, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उनकी डेथ हो गई है अडॉप्टेड पेरेंट्स की और वो सक्सेशन की एप्लीकेशन भी फाइल करेंगे, वो पिटीशन भी फाइल होगी, तो उसके अंदर भी पब्लिक एट लार्ज जो होती है वो पार्टी की जाती है। और उस केसेस में जो उनके लीगल एयर्स होते हैं वो बिल्कुल कोर्ट में आते हैं, और उनको 1/3 से ज्यादा नहीं दिया जाता। मैम क्या अडॉप्टिव पेरेंट्स जो हैं वो अपने अडॉप्टेड चाइल्ड को कुछ वसीयत कर सकते हैं या विल के जरिए कुछ प्रॉपर्टी अगर उसके नाम करना चाहें तो इस तरह क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। विल के थ्रू उनको 1/3 जो है वो प्रॉपर्टी वो दे सकते हैं, और उनको गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके बायोलॉजिकल बच्चे नहीं होते, ये अडॉप्टेड बच्चे हैं। तो गिफ्ट के थ्रू तो वो उनको अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। आप जो आपके नियर बाय रिलेटिव्स होते हैं, या आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं, उनको आप गिफ्ट जो है अपनी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक आपके अडॉप्टेड चाइल्ड की बात है, उनको आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, और विल के थ्रू सिर्फ 1/3 उनको जो है प्रॉपर्टी वो वसीयत की जा सकती है। मैम जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रिवाज ये है कि ओरल डीड एग्रीमेंट हो जाता है, लेकिन बाद में अगर वो चाहें कि अडॉप्ट हमने कर लिया लेकिन कुछ सालों के बाद उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि इसको हम लीगलाइज कर लें, यानी एक गार्डियनशिप एक्ट के थ्रू या एक डीड एग्रीमेंट हम कर लें, तो इस तरह वो कर सकते हैं बाद में? देखें, जैसे कि अगर उन इसमें दो केसेस हैं। एक तो वो बच्चा ऑर्फन है, और दूसरा केस ये है कि उस बच्चे के अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो है वो हयात हैं। तो दो केसेस डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं आपके पास।
अगर उस बच्चे के अपने पेरेंट्स मौजूद हैं और वो गार्डियनशिप करना चाहते हैं, तो गार्डियनशिप एक्ट के थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 10 के थ्रू वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे और उस बच्चे के, वो माइनर के, वो एडॉप्टेड पेरेंट्स जो है वो गार्डियन बन जाएंगे। ठीक है। और जहां तक ऑर्फन्स की बात है, तो वो भी गार्डियनशिप एक्ट के थ्रू ही वो उसके गार्डियंस बनते हैं। और जो जहां पे भी, जिधर भी बात आएगी गार्डियनशिप की, अडॉप्टेड पेरेंट्स की, वहां पे वो गार्डियनशिप एक्ट के थ्रू कोर्ट जाएंगे, वहां पे वो कोर्ट की डिग्री लेंगे, उस डिग्री के बेस पे जो है वो उसके गार्डियन बनेंगे। अदरवाइज वो उसके गार्डियन नहीं बन सकते। लेकिन अगर उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स मौजूद हैं, तो वो लेटर ऑन जो है वो क्लेम कर सकते हैं अपने बच्चों को वापस। मैम एक सवाल और आता है चाइल्ड अडॉप्शन के हवाले से, महरम और नया महरम का। अगर जी। अडॉप्टिव चाइल्ड है अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के जो कुछ दूसरे उनके बच्चे हैं उनके साथ क्या वो शादी कर सकता है, या ये भी प्रोहिबिटेड है इस्लाम में या लॉ के देखें, अंदर? अगर हम देखें तो ये हमें कुरान मजीद से और हदीसों में और इस्लाम की हिस्ट्री में ये चीजें देखने को आती हैं कि अगर जैद बिन हारिस की वाइफ को सूरह अज़ाब में अल्लाह ताला ने कुरानी आयत नाजिल की और वहां पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म हुआ कि जैद बिन हारिस जो हैं वो अपनी बीवी को डाइवोर्स देंगे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बीवी से शादी कर लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो आपके अडॉप्टेड चाइल्ड हैं वो आपके बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं हैं। आप, जैसे कि अगर जी, वो बिल्कुल नामहरम, वो नामहरम होते हैं, वो महरम नहीं होते। इसलिए मोस्टली जब भी एक बच्चा अडॉप्ट किया जाता है, तो उसकी काफी ज्यादा एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज किया जाता है और देखा जाता है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड कहाँ लाया करता है। ये बच्चा जो ये पेरेंट्स अडॉप्ट करेंगे, कहीं इसमें ह्यूमन स्मगलिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो इन्वॉल्व नहीं है, या मॉडर्न स्लेवरी तो जिसको हम देख रहे हैं आजकल, लोग बच्चे अडॉप्ट तो कर लेते हैं लेकिन वहां पे स्लेवरी आ जाती है, जिसको हम आजकल मॉडर्न स्लेवरी बोल सकते हैं। तो इन चीजों को हम देखा जाता है। और कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है कि बच्चों को अडॉप्ट करके उनकी किडनीज और दूसरे जो उनके बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनको भी ये बेचा जाता है। इन चीजों को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अडॉप्शन जो है ये बहुत बड़ा जो है वो टॉपिक है, और काफी ज्यादा इसके अंदर जो है रिस्क इन्वॉल्व होता है, स्पेशली फीमेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड भी आप जब अडॉप्शन का प्रोसेस होता है उसमें भी काफी ज्यादा चीजों को देखा जाता है। लेकिन एज फार एज जो फीमेल चाइल्ड होती है, वहां पे तो काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो इसको काफी ज्यादा स्क्रूटनाइज किया जाता है और इसमें देखा जाता है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड कहाँ लाई करता है। जी मैम, अगर चाइल्ड अडॉप्शन की बात करें तो हमारे माशरे के अंदर जो प्रैक्टिसेस हैं ट्रांसजेंडर्स के हवाले से, वो ये हैं कि अगर किसी घर के अंदर ट्रांसजेंडर अगर कोई बच्चा पैदा होता है, तो पहले अव्वल तो वो वालिदैन उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। अगर वो एक्सेप्ट कर भी लें तो जो हमारे ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी है तो उनको वो जो है फोर्सफुली अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस हवाले से जो ट्रांसजेंडर्स के राइट हैं, ना उनके राइट टू इनहेरिटेंस है, ना ही उनके कुछ और जो उनके वालिदैन के हकूक हैं, बच्चों के जो हकूक होते हैं उनसे वो महरूम रह जाते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर एक माइनर, चाहे वो ट्रांसजेंडर है या वो फीमेल है या वो मेल है, सबको एक ही राइट्स दिए गए हैं। सबके बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं और वही उनका गार्डियन कोई बन सकता है। सेम लॉ सब पे एप्लीकेबल है। उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। फोर्स एडॉप्शन अगर हो भी जाए तो वो उसके गार्डियन बनेंगे, वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं होते। एंड एज फार एज इनहेरिटेंस इज कंसर्न, अब केपी में तो लॉ आ गया है, ठीक है। और जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो अपना जो शेयर है प्रॉपर्टी में, उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में, वो बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। वो भी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। वो ये डिपेंड करते हैं कि ट्रांसजेंडर के अंदर मेल जो है वो मेल, उसके अंदर आप ये देखते हो कि वो उसके अंदर वो मेल साइड पे ज्यादा है, डोमिनेंट है, या वो फीमेल साइड पे है, ठीक है। अगर जी उसमें मेल करेक्टर ज्यादा है तो उसको मेल का पोर्शन मिलता है प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर उसमें फीमेल करेक्टर ज्यादा है एक ट्रांसजेंडर में, तो उसको फिर फीमेल का पोर्शन मिलता है प्रॉपर्टी में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जानने की जरूरत है कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो प्रॉपर्टी में अपना क्लेम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस में।
और जो उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है उसमें बिल्कुल अपना क्लेम कर सकते हैं, उनको राइट दिया गया है। स्पेशली केपी में तो उनके हवाले से एक्ट भी आ गया है हमारे पास, और बिल्कुल उनको राइट टू इनहेरिटेंस भी है, और वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं। अगर वो माइनर है तो वो अपने पेरेंट्स की से मेंटेनेंस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। वो फैमिली कोर्ट्स में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल करें और पिटीशन दायर करें, और उसके बिहाफ पे वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, जो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। जी मैम, ट्रांसजेंडर्स के हवाले से मैम एक और इशू जो हमें आता है, वो वो उनका रजिस्ट्रेशन ऑफ सीएनआईसी के हवाले से आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 17% ट्रांसजेंडर जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं नादरा के पास। और अगर किसी ट्रांसजेंडर के पेरेंट्स अननाउन हैं तो उसके लिए जो नादरा की पॉलिसी है वो ये है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो रैंडमली सिलेक्ट होते हैं नादरा के डेटाबेस से। यानी उनका जो है पेरेंटल जो राइट्स हैं वो उनको नहीं मुहैया। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि इनके लिए कोई पॉलिसी या जो कानून है वो बाकी सूबों के अंदर भी आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि देखें ट्रांसजेंडर भी है तो इंसान, उनके भी अपने हकूक हैं, वो भी हमारी तरह इंसान हैं। अगर अभी आप देखो तो केपी में तो काफी ज्यादा अमेंडमेंट्स आ गई हैं, काफी इम्प्रूवमेंट्स आ गई हैं, काफी ट्रांसजेंडर्स को इस हवाले से इन्वॉल्व किया गया है, काफी पॉलिसीज में काफी एक्टिविस्ट हैं हमारे पास ट्रांसजेंडर्स। उनका काम ये होता है कि वो सीएनआईसीज उनके रजिस्टर करवाएं। उन ट्रांसजेंडर्स को ही इन्वॉल्व किया गया है हमारे पास। इस सूरत में नायाब के नाम से एक ट्रांसजेंडर मौजूद है जो कि काफी अच्छा काम कर रही है, ट्रांसजेंडर्स को रजिस्टर करवा रही हैं। और इसमें जैसे आपने बताया कि रैंडमली पेरेंट्स सेलेक्ट होते हैं, तो ये तो मैंने अजीब पहली बार सुना है कि रैंडमली पेरेंट्स सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली पेरेंट है उसका कोई ना कोई लीनेज तो होगा, कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा उनके, या उनके पास कोई ना कोई रिकॉर्ड तो मौजूद मैम, होगा अपने। जो लीडर्स होते हैं ट्रांसजेंडर्स के, वो पहले जी एज अ गुरु, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके अंदर, वो अपने जी बिल्कुल। आप को एज अ गुरु रजिस्टर करवाते हैं ट्रांसजेंडर के जो लीडर्स होते हैं। उसके बाद हम्म, जब कोई ट्रांसजेंडर जाता है नादरा के अंदर सीएनआईसी बनवाने, तो उनके जो लीडर्स होते हैं उन्हीं को वो उनके पेरेंट्स बना देते हैं। ये इस जी तरह से होता अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इलीगल है। अगर ऐसा कोई काम हो रहा है तो ये बिल्कुल इलीगल है, इसको रिपोर्ट करना चाहिए, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अनएक्सेप्टेबल है, और हमारे कानून के लिहाज से भी अनएक्सेप्टेबल है। इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसको रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इससे तो आ, एक गुरु जो है, जैसे पीर मुर्शिद का रिलेशन होता है, गुरु उनका पेरेंट नहीं हो सकता। गुरु गार्डियन हो सकता है, लेकिन वो उनका पेरेंट नहीं हो सकता। वो डेफिनेटली वहां पे एक गार्डियन की शिप होगी, एक क्लॉज होगी जिसमें वो अपना नाम लिखवाते होंगे। पेरेंट उसका बिल्कुल अपना जो है वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं बना सकते, और ना ही उसमें मेंशन कर सकते हैं एज पर लॉ। है। मैम, जिस तरह पाकिस्तान में चाइल्ड अडॉप्शन का कोई कानून मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ मुस्लिम ममालिक इस तरह हैं लाइक इंडोनेशिया एंड तुर्की, उन्होंने चाइल्ड अडॉप्शन को लीगलाइज कर दिया है और उसके अंदर जो है उनके प्रॉपर कानून मौजूद है। तो आपका नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई इस तरह का कानून जो इस्लाम के अन मुताबिक हो चाइल्ड अडॉप्शन के हवाले से, वो बनना चाहिए? देखिए अगर इस्लाम के मुताबिक कोई कानून बनता है पाकिस्तान में गार्डियनशिप के हवाले से, तो बिल्कुल बनाया जाए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इसके अंदर इस्लामिक स्कॉलर्स को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि वो उसको काफी देखें। क्योंकि कोई भी कानून, गार्डियनशिप एक बहुत ज्यादा, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर काफी रिस्क इन्वॉल्व होता है। जैसे मैंने अब आज ही कांटेक्ट किया ईडी सेंटर को कि आपकी अडॉप्शन जो है उसकी क्या पॉलिसी है, और आप आजकल अडॉप्शन जो है आजकल आपकी हो रही है कि नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि 10 to 15 ईयर्स के लिए हमने अडॉप्शन बंद कर दी है। तो आजकल चूंकि मॉडर्न स्लेवरी का कॉन्सेप्ट आ गया है, लोग अडॉप्ट करते हैं और उन बच्चों का गलत इस्तेमाल होता है, तो बाद में उसके लिए एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम अगर वो बना सकते हैं और वो नाफिज हो जाए तो तब तो ठीक है। लेकिन एज फार एज हमारे मुल्क के जो हम हालात देखते हैं, तो उसमें एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश करना काफी मुश्किल है। इस चीज को देखना कि अगर एडॉप्शन के लिए हम एक लीगल लॉ बनाए, तो वहाँ मॉनिटरिंग उसकी होनी चाहिए कि वो बच्चा जो है उसका वेलफेयर वहां लाई कर रहा है, वो बच्चा प्रोटेक्टेड है, उसको प्रोटेक्शन इन्वॉल्व है कि नहीं। क्योंकि अगर एक बच्चा आप एक ऐसी जगह वो अडॉप्ट हो जाए और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए यूज हो रहा है, उसके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो बेचने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या वो अंदर घर में उसको एज अ मुलाजिम इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसे लॉ
के ऊपर काम करना, मेरे ख्याल से इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। अगर ये लॉ जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया जाए तो काफी काम होगा इसमें। जी मैम, इसी तरह है कि हमें इसको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है और जी लॉ के अंदर कुछ चेंजिंग ज़रूर होनी चाहिए। नाजरीन, इसी के साथ हमारा इस सेशन का जो है वो वक्त इख्तिताम पर पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले सेशन में किसी और टॉपिक के साथ आपसे आपसे मुलाकात होगी। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। जी, और मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैडम। अच्छा नाजरीन, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। इंशाल्लाह अगले सेशन में अल्लाह किसी हाफिज। और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी।